नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान-पान की वजह से हमारी जो नसें हैं इनमें ब्लॉकेज होने लगा है, जिस वजह से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से जुड़ी बहुत बीमारियां भी इन नसों में ब्लॉकेज की वजह से होती है। इसलिए हम आज डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे घरेलू नुस्खों से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से नेचुरली बिना किसी मेडिसिन के अपनी इन नसों की ब्लॉकेज को आसानी से खोल सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, आजकल नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी जा रही है और एक तरह से नसों की ब्लॉकेज आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नसों की ब्लॉकेज की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हिमांशु जी, नसों की ब्लॉकेज से सबसे पहला जो हमारा, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, एक पंप ऐसा है जो निरंतर कार्य करता है, उसका नाम है हार्ट। हार्ट हमारा निरंतर कार्य करता रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में हर समय प्राणवायु का संचार रहता है। और जब हार्ट कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के कारण या आर्टरीज चोक होने के कारण अटैक पड़ जाए या कई बार हार्ट फेल भी हो जाए, तब अक्सर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एक बीमारी है वेरिकोज वेन की, जो मनुष्य बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहता हो या बहुत ज़्यादा देर कंटिन्यूटी में बैठा रहता हो, उसकी वेन्स भी प्रभावित होती हैं। उनकी जो वॉल्व है, जो नस हमारी नस के अंदर ब्लड तो चला जाता है, वापस आने में उसको दिक्कत होती है। उसकी जो वॉल्व ऊपर की ओर फेंकती है वो वीक पड़ने लगती हैं। अक्सर जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, उनको ये दिक्कत जल्दी सताती है। तो वेरिकोज वेन में हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अक्सर चलने फिरने में अपने आप को अक्षम महसूस होना, और जिसका अक्सर ये बीपी बढ़ने लगे तो कई बार वेरिकोज में नस फटने के भी चांस बन जाते हैं। तो खून प्रॉपर रूप से बहने लगता है, तब भी बहुत प्रकार की दिक्कत आ जाती है। हमारे खून के शरीर के अंदर खून की कमी आ जाए और पैरों में दर्द तो इसमें होता ही होता है। और सबसे बड़ी समस्या इसकी हार्ट की अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। सर, किन आयुर्वेदिक नुस्खों को या किन जड़ी बूटियों के सेवन को हम अपना सकते हैं अपनी नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए? आयुर्वेद में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी वर्णित हैं। उनमें से एक है अर्जुन। बहुत से लोग अर्जुन की चाय पीते हैं, बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उनको अटैक आ जाए, उसके बाद अर्जुन का सेवन करते हैं तो उनको चमत्कारिक लाभ मिलता है। और यदि हम प्रॉपर रूप से 1 चम्मच अर्जुन का चूर्ण पानी में पकाकर वैसे ही सेवन करते रहें, हमको बहुत लाभ मिलता है। किस टाइम करना होता है अर्जुन का चूर्ण का सेवन, सुबह या शाम? वैसे ही इसका सेवन सबसे अच्छा प्रातःकाल है। हम सुबह के टाइम करें, लेकिन हम इसको किसी भी समय कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए खाली पेट हमको सेवन करना चाहिए। अर्जुन के साथ साथ यदि हम सीजन की सब्जियां हम सेवन करें, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। घी, लोग ये कहते हैं डॉक्टर्स कि घी का सेवन कम से कम करना चाहिए। मैं कहता हूँ घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वो घी होना चाहिए, फैट का घी नहीं होना चाहिए। भैंस का घी अच्छा नहीं है, बाज़ार का घी थोड़ा सा गलत है। यदि हमको गाय का घी उपलब्ध हो तो वह हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। और हमको सेवन में मीठा, मिठाइयाँ, आलू चावल कम से कम लेने चाहिए। और भोजन के पश्चात यदि हम थोड़ा थोड़ा गुड़ लेते रहें, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, आयरन बना रहता है। इसमें मैग्नीशियम भी प्रॉपर रूप से है गुड़ के अंदर, और साथ ही साथ आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में है। हम यदि गुड़ लेते रहे तो हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत रहता ही है। और सर्दियों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, आपने देखा हो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनते हैं फिर भी उनके दांत किटकिटाते हैं, उनको सर्दी बहुत सताती है। यदि वे नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और गर्मी बनी रहती है। और गुड़ से कभी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता और हमारी आर्टरीज चोक नहीं होती। लेकिन गुड़ भी बिना शुगर मिलावा होना चाहिए। आजकल तो गुड़ में भी मिलावट होने लगी है। ऐसा है, हम लोग ऊपरी चमक दमक के ऊपर रहते हैं। हमको चमक दमक छोड़कर ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो नेचुरल हो। सर, आपने अर्जुन की छाल बताई थी पानी के साथ 1-1 चम्मच। इसके अलावा और कौन से आयुर्वेदिक ऐसे नुस्खे हैं जो नसों की ब्लॉकेज को खोलने में कारगर साबित हो सकते हैं? हिमांशु जी, पहले हमारे घर में धनिया पुदीने की चटनी बहुत बनती थी। माताएं बहनें सिलबट्टे पर रगड़ती थी।
लेकिन अब इतना हाल ख़राब हो गया, हर सॉस तो हमको चटनी बाज़ार से मिलती है, उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। हम एक मुट्ठी धनिया ले लें और धनिया को, हरा धनिया हो, रात को हम उसको भिगो दें और प्रातःकाल उसको मिक्सी में मैश कर लें और मैश करके थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह मैश कर लें। छान करके उस धनिए के पानी का यदि हम सेवन करें, इसको थोड़ा गर्म करके ले लें तो बहुत अच्छा। स्वाद के हिसाब से इसमें हम सेंधा नमक मिला लें और अदरक, काली मिर्च, जो हमको अच्छा लगता हो वो मिला करके सेवन करें तो हमारा शरीर डिटॉक्स होने लगता है। कितना पीना है और कब पीना है सर ये? एक गुच्छी मैंने आपसे कहा, जितना एक हाथ में आ सके उतना आप ले लें और इसको यदि हम प्रातःकाल सेवन करें खाली पेट, हमारा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि रिड्यूस होने लगता है। यदि इकट्ठा लेने में किसी को दिक्कत है तो हर आधे घंटे बाद हम आधा आधा एक गिलास ले सकते हैं, तो हमारे शरीर का डिटॉक्स भी होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेज़ी से डाउन भी होगा। तीसरा, आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो दवा है जिसका नाम है शिलाजीत, और शिलाजीत आयुर्वेद की जान है। और शिलाजीत आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा कि शरीर में ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो शिलाजीत के नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। शिलाजीत में एक गुण और भी है कि यह हमारे शरीर का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करता है, हमारे लिपिड बैलेंस करता है, किडनी फंक्शन एक्टिवेट करता है, और यदि हमारे शरीर में कहीं आर्टरीज चोक हो रही हो, नसों के अंदर कैल्शियम जम रहा हो, इसके सेवन से वह भी रिड्यूस होने लगता है। तो शिलाजीत किसी अच्छी फार्मेसी के लेकर के हम एक बूंद दिन में 1 या 2 बार दूध के साथ सेवन करें, बल के अनुसार, आयु के अनुसार। इसकी मात्रा 1 बूंद से लेकर 10 ग्राम तक है, लेकिन 10 ग्राम आज के समय में कोई पचा नहीं पाता। हम 1 बूंद से इसकी स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद जितना आदमी सहन कर सके, जितना खा सके उसको सेवन करना चाहिए। लेकिन शिलाजीत के सेवन के साथ हमको चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई और इसके साथ साथ गर्मी में धूप में मेहनत के काम, इससे हमको बचना चाहिए, नहीं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। जिन लोगों का बीपी हाई हो उनको थोड़ी मात्रा में दूध के साथ सेवन करना चाहिए। और जो मैंने चीज़ आपको बताई है, शराब, मिर्च मसाले, बैंगन और चाय पूर्णतः परहेज रखे तो उसका बीपी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, शिलाजीत लेने का रूल यह है कि शिलाजीत का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती है, चाहे वो मौसम ही क्यों ना हो, धूप ही क्यों ना हो, आपको उससे बचना चाहिए। और चौथा, आयुर्वेद का जो मैं सबसे ज़्यादा वर्णन मैं करता हूँ और लिखा भी है, त्रिफला। इसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ तब लिखा था कि जब बॉडी किसी की टॉक्सिन्स वाली होती थी। डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला अमृत तुल्य है। त्रिफले में 2 गुण हैं। रात्रि में यदि हम त्रिफले को सेवन करें तो ये हमारा विरेचन का कार्य करता है, और प्रातःकाल सेवन करने से ये हमारा रसायन का कार्य करता है। 3 चम्मच त्रिफला यदि हम प्रातःकाल उबाल कर, छान कर, किसी को इससे उल्टी होने के चांस रहते हैं तो इसमें 1 चम्मच हम सौंफ मिला सकते हैं। उबाल कर, छान कर 1 बूंद इसमें शिलाजीत डालकर हम सेवन करें तो किसी का कोलेस्ट्रॉल कितना ही क्यों ना बढ़ रहा हो, तेज़ी से रिड्यूस होने लगता है। सर, ये तो आयुर्वेदिक नुस्खे हो गए, और आपको बता दूं कि ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर लोग आप जो मर्जी चाहे वो खा रहे हो, जैसी लाइफस्टाइल चाह रहे हो वैसे अपना रहे हो, और फिर आप इन आयुर्वेदिक नुस्खों और जड़ी बूटियों को खाने के बाद कहोगे कि हमारी ब्लॉकेज तो ठीक ही नहीं हुई, क्लियर ही नहीं हुई, और हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है कम नहीं हुआ। इन नुस्खों के साथ साथ आपको अपना खान पान भी सुधारना है और एक्सरसाइज भी रेगुलरली आपको करनी है। सर, आपने कहा था कि जो हमारे शरीर के लिए घी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में आप गए और जिस डब्बे पे देसी गाय लिखा है उसी देसी गाय के घी को ले आए, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा मिलावट है घी पे। तो ध्यान रखें कि एक देसी गाय का घी हो और वो घी भी शुद्ध हो। लेकिन सर, कई लोग तो बताते हैं कि घी ब्लॉकेज को बढ़ाता है, और आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद में तो वैसे भी गाय के घी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो गाय का देसी शुद्ध घी किस तरह से खाया जाए कि हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाए? हिमांशु जी, हमारे शरीर के चक्र में जब लिखा है रस, रक्त, मांस, मेद, मेद यानी कि चर्बी, चर्बी भी आवश्यक है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो गई,
ग्रीस तो नहीं, लुब्रिकेंट होता है, चर्बी कम होने लगती है, तो रगड़ हमारे ज़्यादा लगती है। जब रगड़ लगती है तो चीसन पैदा होती है, दर्द बढ़ता है। तो हमको चर्बी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वह चर्बी हमारे शरीर के अंदर कहीं डिपॉजिट ना हो, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ऐसे लोगों को अपने शरीर का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करना चाहिए, चाहे वो घूम कर करें, चाहे वो जॉगिंग करके करें, फिजिकल एक्सरसाइज करके करें, या डाइटिंग। तो मैं किसी को कहता नहीं कि डाइटिंग करो, डाइटिंग करने से हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। मैं सबको कहता हूँ जितना खा सकते हो उससे ज़्यादा खाओ, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर लो। जैसे यदि आप चावल, रोटी, सब्जी, दाल खाते हो तो चावल उसमें से हटा दो और रोटी की मात्रा 1 कम कर दो, सब्जी की मात्रा बढ़ा दो, तो आपका पेट भी भरेगा, आपको कमजोरी भी नहीं आएगी और आपके शरीर में पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे। लोग आजकल जूस बहुत पीते हैं, लेकिन जबकि जूस तो उन लोगों के लिए है जो पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट कई बार चीज़ों को पचा नहीं पाते, इसे लिक्विड के फॉर्म में उन्हें दिया जाता है। लेकिन आजकल जूस पीने का एक प्रचलन सा चल चुका है और हर कोई जूस पी रहा है, हर कोई चबाना नहीं चाहता, और जब चबाते नहीं है तो फाइबर नहीं मिल पाता प्रॉपर। और आजकल तो ये भी एक ट्रेंड नया चला है कि अब किसी भी फल को किसी में भी मिला के जूस और शेक बना दिया। तो कौन सा जूस हमारी नसों को क्लियर करने के लिए फायदेमंद हो सकता है? लौकी। लौकी लौकी एल्कलाइन नेचर की होती है, और लौकी का यदि हम लौकी को पका लें और पका करके सब्जी बन गई हमारी, उसमें स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक, धनिया, काली मिर्च, अदरक इत्यादि मिलाकर हम इसकी सूप बना लें, ये बड़ा स्वाद भी लगता है, इसको हम सेवन करें। या लौकी का रस निकाल करके हम वैसे ही सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इसकी नेचर एल्कलाइन है। और हमको ताज़ी लौकी ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेद में रस का इतना वर्णन है, मैं आपको बताऊं, हमको रस यदि लेना है तो हमको ताज़ा रस ही लेना चाहिए। मार्केट का जो डिब्बा बंद रस है उसमें खैर फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, क्योंकि कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव की एक मात्रा है हमारे शरीर में, उस लिमिट से क्रॉस करने के बाद जब बढ़ती है तो फ़ायदे की जगह नुकसान के चांस बनते हैं। तो हम कोशिश करनी चाहिए हमको ताज़ा लौकी का रस खुद निकाल करके उसको सेवन करें। और एक है घी क्वार, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। एलोवेरा। और हम लोग जब शुरू में इसको कहते थे, लोग नाक वो सिकोड़ते थे, कहते थे खाने में कसैला है, कड़वा है। पहले हमारे लोग, बुजुर्ग लोग, घी क्वार की सब्जी भी बनाते थे, और सब्जी इसकी बड़ी स्वाद भी बनती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इस घी क्वार को तब हम लोगों ने अडॉप्ट किया जब ये अमेरिका से एलोवेरा बन के आया। उन लोगों ने अडॉप्ट किया, इसके प्रॉपर्टीज़ देखी, इसके सेवन से स्किन बड़ी ग्लो होती है, ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है। महिलाओं के लिए तो ये अमृत तुल्य है। जिन माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा पीरियड्स के समय समस्या होती है, दर्द होता है, उनके लिए तो अमृत तुल्य है। यदि उसका गुदा उसको सेवन करें तो थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें, काली मिर्च मिला लें, वैसे ही अगर खाएं तो भी बहुत अच्छा, और स्वाद के हिसाब से लेना हो तो इस तरह ले लें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। घी क्वार को यदि हम काट लें और काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और कढ़ाई पे इसको गर्म कर लें थोड़ा सा, तो ये पानी छोड़ देता है। पानी छोड़ने के बाद हम इसको निचोड़ लें, और निचोड़ के बाद सारा इसका छिलका अलग हो जाएगा और सारा पानी हमको मिल जाएगा। उस पानी का यदि हम सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और आजकल तो वैसे भी सर प्योर चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लौकी के जूस को पीने का सबसे सही समय कौन सा है और कितना पीना चाहिए? प्रातःकाल। खाली पेट? खाली पेट बहुत अच्छा रहता है, और प्रातःकाल यदि हम 1 गिलास लें तो ये बहुत अच्छा। किसी को यदि दर्द रहता हो तो इसको गर्म करके ले, ठंडा ना ले। हाँ, क्योंकि जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है वो लौकी के जूस को गर्म करके पिए। जी। और एलोवेरा भी सर, या एलोवेरा को कोई दिक्कत नहीं है? एलोवेरा तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा अगर इन जूस को, किसी को साइनस की दिक्कत है, हाँ। किसी को अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो जूस थोड़ा ठंडे होते हैं, वो नुकसान देते हैं। हिमांशु जी, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। हाँ। जैसे हम गन्ने का रस लें, गन्ने का रस बहुत ठंडा होता है, उस रस को हम गर्म करते हैं तो बनती है ओटी। हाँ। इसकी नेचर गर्म होती है। ओटी को और गर्म किया तो बनी राब, राब गर्म होती है। राब को ठंडी करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, शीरा अलग, शीरा बहुत गर्म, खांड चीनी अलग, ये बहुत ठंडी। तो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग है।
हमको अपने शरीर में पहले ये देखना चाहिए कि व्याधि क्या है। यदि हम नॉर्मल तरीके से भी ले रहे हैं तो उसको थोड़ा गुनगुना करके ले तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब जूस उन लोगों को गर्म करके पीने चाहिए जिन लोगों को अर्थराइटिस है खास करके, और ऐसी बीमारी जो ठंडे की प्रवृत्ति वाली है, जैसे साइनस हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया। सर आंवला और करेला, वैसे तो कई लोग इग्नोर कर देते हैं करेले को, लेकिन जितना कड़वा है उतना फायदेमंद भी है। तो इन दोनों का जूस भी मैंने सुना है कि हमारी नसों को खोलता है। तो करेला और आंवला, इसका जूस लोगों को किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए? सर्दियों में आंवला आता है। यदि कोई व्यक्ति 1 आंवला 2 आंवला अपने शरीर के हिसाब से प्रतिदिन सेवन करता रहे तो कुछ समय में ही उसका चश्मा उतरने के चांस बन जाते हैं। मेरे संज्ञान में ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका नंबर घटा। और नसों की ब्लॉकेज भी खोलते हैं। और यह नसों के लिए, इसमें आंवला अमृतुल्य है और आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। एंटी एजिंग गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें आयरन भरपूर है और हमारी आर्टरीज जो चौक भी हो रही हों उनको खोलने के गुण भी बहुत अच्छा है। और च्यवनप्राश के सेवन से ही च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे से जवानी की ओर आए और च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है। और सर करेले का जूस कितना पिया जाए? करेला वैसे ठंडा होता है है। और इसको गर्म करके सेवन करना चाहिए, लेकिन इसको आदमी को यह देखना चाहिए किसी किसी की शुगर इसके सेवन से डाउन हो जाती है। यदि वो नॉन डायबिटिक है तो उसको थोड़ा सा संभाल कर सेवन करना चाहिए। यदि वो नॉन डायबिटिक है तो उसको शुगर कई बार बहुत कम हो जाती है, चक्कर भी आने लगते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको सेवन करना चाहिए। और इसका रस गर्म करके ही लेना चाहिए, ठंडा नहीं। ज़्यादा ठंडे सेवन करने से दर्द बैठने की संभावना रहती है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी के भी चांस बन जाते हैं। यानी कि थोड़े अमाउंट में इसको पिया जाए। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें नेचुरल तरीके से और आयुर्वेदिक नुस्खों से आर्टरीज को कैसे क्लियर किया जाए, ब्लॉकेज को कैसे साफ किया जाए वो बताया। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी कुछ जाना होगा कि कैसे आप आयुर्वेदिक नुस्खों से, सब्जियों से, फल के सेवन से अपनी नसों की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। वैसे तो आप कोई सी भी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि जूस ठंडे होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा पहले आप ये देखिए कि आपके शरीर में प्रॉब्लम कौन सी है, उसके हिसाब से ही आप जूस का उतनी ही क्वांटिटी में सेवन करें जिस क्वांटिटी में आपको फ़ायदा पहुंचाए। उम्मीद करता है आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी और आप भी इन नुस्खों को अपनाकर अपनी ब्लॉकेज को खोल सकते हैं नसों की। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपना खान पान और लाइफस्टाइल सुधारना होगा और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको उनके आंसर देने की। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में हेल्थ से जुड़ी एक और जानकारी के साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ा जाए। धन्यवाद।